शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा प्रकरण है, हम सीधे बात करें तो ये रिसर्च के लिए और भी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन रिसर्च में विशेष है, जिसमें डाटा कलेक्शन टूल्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। आज के टॉपिक पर प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन शब्द के कई पर्याय हिंदी में हैं, तो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जो प्रेक्षण शब्द है, आप यहाँ प्रेक्षण समझिए, उसको निरीक्षण समझिए, अवलोकन समझिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में जो है उसके भाषा के शब्द का जो ऑब्जर्वेशन का जो हिंदी अनुवाद है प्रेक्षण, जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना या निरीक्षण करना, किंतु शिक्षा व सामाजिक अनुसंधान में इसे व्यवस्थित पद्धति के रूप में माना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो निरीक्षण का अर्थ है कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए एक स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण। जो कार्य कारण संबंध है उसको जानने के लिए जो घटनाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, उन घटनाओं का सूक्ष्म बिल्कुल बारीक निरीक्षण करना, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकें। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी कहती है, उनके अनुसार घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। घटनाएं हो रही हैं, जो कार्य कारण अथवा जो पारस्परिक संबंध चल रहे हैं, उनके संबंध में किस तरह जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन ही ऑब्जर्वेशन है। अब पीवी यंग की परिभाषा एक देखें तो प्रेक्षण क्षेत्र के माध्यम से किया गया, क्षेत्र के माध्यम से यानी जहाँ वो घटना हो रही है, जिसका आप किस वेरिएबल से वास्ता है। प्रेक्षण क्षेत्र के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में एक ऐसा क्रमबद्ध तथा विचारपूर्वक अध्ययन है जो कि उनके घटित होने के समय किया जाता है। प्रेक्षण कब किया गया? जब वो घटित हो रहा है, न कि उसको अलग से घटित होने के समय ही उसको देखा गया, जाना गया, उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है। पीवी यंग ने भी जो कहा, अच्छा कहा, बढ़िया से समझाया। प्रेक्षण में न्यायादर्श में लिए गए लोगों के व्यवहारों का जो सांवेगिक अंगों एवं यंत्रों से अध्ययन किया जाता है, यह एक परिवेशीय विधि है जो प्रयोगात्मक और प्राकृतिक आदि जो अध्ययन सामग्रियां हैं, अध्ययन के क्षेत्र हैं, उसमें प्रयुक्त होती हैं। इसमें प्रयोगकर्ता स्वयं या किसी यंत्र की सहायता से दूसरे के व्यवहारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अध्ययन करता है। प्रत्यक्ष अध्ययन करने का मतलब स्वयं आप बैठे हैं, देख रहे हैं व्यवहार का। अप्रत्यक्ष का मतलब आपने सीसीटीवी लगा दिया है, उसके व्यवहारों का निरीक्षण किया जा रहा है, उस हिसाब से आप कर लिए। या फिर आप किसी से पूछ करके व्यवहार का उसके निरीक्षण कर रहे हैं, उसके संगी साथी भाई बहन जो भी हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति में किसी व्यवहार को करने की प्रवृत्ति का आकलन करना है। इसका लक्ष्य क्या है? किसी व्यक्ति में किसी व्यवहार को करने की प्रवृत्ति का आकलन करना है। इसमें दो चीज़ें प्रमुख हैं। पहला, व्यवहार के आकलन का आलेखन करना, जो आकलन आपने किया है, ऑब्जर्वेशन जो व्यवहार के बारे में किया है, इन्फरेंस आपने जो निकाला है, अनुमान लगाया है, आप देख करके परिस्थितियों को, उसको आप लिखेंगे। आलेखन नहीं करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा समय के साथ, और वो आपके अनुसंधान में कैसे काम आएगा। दूसरी बात कि आलेखन के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष निकालना है। आलेखन जो आपने रिकॉर्डिंग किया है उसके ही आधार पर, ऐसा नहीं कि उसके बाहर, उसके आधार पर आप कोई विश्वसनीय निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें दो बातें और प्रमुख हैं, क्योंकि इसका आधार है। पहला, घटना आधारित प्रेक्षण। जो प्रेक्षण होती है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वह घटना आधारित है, यानी जब घटना हो रही है उसी समय उसको ऑब्जर्व किया जाए। इसमें निर्धारित समय में व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किया जाता है। दूसरा, समय आधारित। इसमें निश्चित
किए गए व्यवहार का आकलन किया जाता है। जैसे फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में हर 3 सेकंड में भी शिक्षक व्यवहार का आकलन होता है। आप जानते हैं ना, फ्लैंडर्स का जो 10 कैटेगरीज टीचर बिहेवियर के लिए उन्होंने इंटरेक्शनल एनालिसिस डेवलप की थी, जिसमें उन्होंने 10 वर्ग बांटे थे व्यवहार के। और उन 10 वर्गों में आप जानते हैं कि जैसे सबसे पहले कक्षा में जाना, एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग होती थी कि छात्र भावना की स्वीकृति होती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कि स्नेह, लेक्चरिंग और शोइंग अथॉरिटी, साइलेंस, सब कुछ होता है ना। तो आप जानते हैं उसमें 3 सेकंड का समय होता है, तो समय आधारित प्रेक्षण है। अब अगर प्रेक्षण को वर्गीकरण किया जाए तो प्रेक्षण के वर्गीकरण को आप 3 भागों में देख सकते हैं। एक तो है अनियंत्रित प्रेक्षण, दूसरा है नियंत्रित प्रेक्षण और तीसरा है सामूहिक प्रेक्षण। अनियंत्रित प्रेक्षण का तात्पर्य, अब बात कर रहे हैं हम वर्गीकरण के लिए कि जो प्रेक्षण का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसके वर्गीकरण को देखें तो जब प्रेक्षण के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो 3 प्रकार का ही ऑब्जर्वेशन होता है। जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। उसमें पहला है अनियंत्रित प्रेक्षण, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित प्रेक्षण, और तीसरा है ग्रुप ऑब्जर्वेशन, सामूहिक प्रेक्षण। अनियंत्रित प्रेक्षण का तात्पर्य प्रेक्षण के उस स्वरूप से होता है जिसमें घटनाएं जहाँ घटित हो रही हैं, जिस परिस्थिति का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको किसी भी ढंग से ऑब्जर्वेशन करता या अवलोकन करता प्रभावित नहीं करता है। अनकंट्रोल्ड, वो जैसे हैं, यानी इसको आप कहें तो ये स्वाभाविक प्रेक्षण के रूप में आप समझ सकते हैं। अनियंत्रित का मतलब ये परिस्थितियां जो घटित हो रही हैं स्वाभाविक रूप से उन्हीं में ही इसका अध्ययन किया जाएगा। तो स्वाभाविक प्रेक्षण अनियंत्रित प्रेक्षण का तात्पर्य है। ये स्वाभाविक प्रेक्षण 3 प्रकार का होता है, सहभागी, असहभागी, असहभागी। सहभागी का मतलब जब ऑब्जर्वेशन करने वाला जो अवलोकन करता है स्वयं उस परिस्थिति में बिना विषयों की जानकारी में स्वाभाविक रूप से उसमें सम्मिलित हो जाए तो सहभागी प्रेक्षण। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जिसमें हीरो जो होता है विलेन मतलब जो नायक होता है, खलनायक के जो षड्यंत्रों उसको रोकने के लिए क्या करता है, वो उसी ग्रुप में शामिल हो जाता है जिसमें खलनायक है। हाँ, ये लेकिन उसको ज्ञात नहीं होता है। जैसे सीबीआई या राके या इस तरह से जो खुफिया विभाग है इस तरह से काम करते हैं। मान लीजिए ये ग्रुप है जिसमें आपको डिसमिस करने वाले जैसे आतंकवादी लोग हैं, तो इसमें आप खुद शामिल होकर के इनको बेहतर तरीके से जान करके इनकी प्रक्रियाओं को समझ करके, क्योंकि वो स्वाभाविक तरीके से वो जान नहीं रहे हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आतंकवादियों को इस तरह से आप मार सकते हैं, ख़त्म किया जाता है। और दूसरा है असहभागी। अनियंत्रित प्रेक्षण का जो दूसरा प्रकार है वह नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है, जिसमें अवलोकनकर्ता भाग नहीं लेता है बल्कि किसी माध्यम से ऑडियो वीडियो से वीडियो लगा दिया और ऑब्जर्वेशन कर ले रहा है, बाद में सीसीटीवी लगा दिया। अर्ध सहभागी तीसरा प्रकार है जिसमें जो है वह सहभाग करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा। जैसे क्रिकेट खेल के मैदान में चले जाते हैं, शिक्षक के साथ बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए, या आप अपनी कंपनी में जो बहुत से लोग हैं जो उनके बॉस के साथ खेल लेते हैं, तो जाते हैं तो वहाँ बॉस जाता क्यों है, जो उसका अधिकारी क्यों जाता है, जिससे कि वो लगे कि हाँ खेलने आए हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए गया है वह खेल भी रहा है और व्यवहार का अवलोकन भी कर रहा है। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो नियंत्रित प्रेक्षण है। नियंत्रित प्रेक्षण का मतलब जब ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल्ड परिस्थितियों में देखा जाए, इसको ये ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल किया जाएगा तो ये नियंत्रित प्रेक्षण हो जाएगा। यानी आप जो देखना चाह रहे हैं उसको प्रयोग की दृष्टि से देख रहे हैं कि उसमें ध्वनि शोर ज़्यादा न हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भूख लगी हो, भूख न लगी हो, प्रयोग की दृष्टि से जो अध्ययन किए जाते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान में, वो ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। और तीसरा जो प्रकार है ग्रुप है। ग्रुप ऑब्जर्वेशन मतलब जब आप समूह के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्रुप ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसके बाद जो एक प्रकार और वर्गीकरण का आप देखना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि प्रेक्षण को आप फिर बांटें तो इसको स्व प्रेक्षण में बांट सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट
सेल्फ ऑब्जर्वेशन को ही आप इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के संदर्भ में देखेंगे तो मैंने जो विलियम वुंट द्वारा दी गई विधि थी इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन की विधि, इसको विस्तार से हमने समझाया है, वहाँ आप समझ सकते हैं, वही स्वप्रेक्षण है। उसके बाद बात करें तो दूसरी बात आ जाएगी अप्रत्यक्ष प्रेक्षण की, नियंत्रित प्रेक्षण की और अनियंत्रित प्रेक्षण की। वह जो अभी वर्गीकरण सुने उसको इसमें आप डाल सकते हैं, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड और नॉन डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष है। तो तीसरा वर्गीकरण का प्रकार करें तो वाय प्रेक्षण, चौथा व्यवस्थित प्रेक्षण, पाँचवां अव्यवस्थित, छठवां प्रत्यक्ष प्रेक्षण जिसमें आप दो भाग हो सकते हैं, सहभागी और असहभागी। अनियंत्रित प्रेक्षण का तात्पर्य मैंने बताया, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए कि अनियंत्रित प्रेक्षण कौन सा है। नियंत्रित प्रेक्षण के संदर्भ में देखने के लिए आपको एक परिभाषा देखनी पड़ेगी, जिसमें पीवी यंग ने कहा, क्या कहा? पीवी यंग ने कहा कि अनियंत्रित प्रेक्षण में जो है अनियंत्रित प्रेक्षण में हमें वास्तविक परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। यहाँ कोई कार्य कारण संबंध को देखने के लिए उस घटना पर प्रयोग नहीं किया जाता है। यंग महोदय कह रहे हैं कि जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है वह ऑब्जर्वेशन उन घटनाओं को ऑब्जर्व करने के लिए है, उन परिस्थितियों में जो कि वास्तविक हैं, जो कि बिना परिवर्तन के हैं। अर्थात जब हम किसी घटना या व्यवहार का उसकी मौलिक अवस्था में ही प्रेक्षण या अध्ययन करते हैं तो उसे ही अनियंत्रित प्रेक्षण कहते हैं। मौलिक अवस्था में जब आप देखते हैं तो वो क्या है? अनकंट्रोल्ड है, उसको आप बदल नहीं रहे हैं। यह एक स्वतंत्र तथा सामान्य निष्क्रिय प्रेक्षण है। इसमें अध्ययन के स्वाभाविक रूप को शामिल किया जाता है। जो अध्ययन है उसका स्वाभाविक, सूक्ष्म और स्वतंत्र रूप को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें अध्ययन के समस्त प्रकार के नियंत्रण का अभाव रहता है। अर्थात इसमें न तो प्रेरक पर कोई नियंत्रण रहता है, न प्रेक्षित घटना के घटित होने के स्वरूप पर ही कोई नियंत्रण रहता है। इसमें निरीक्षणकर्ता व्यक्तिगत पक्षपात और भूल भी कर सकता है, व्यक्तिगत पक्षपात भी कर सकता है, भूल भी कर सकता है, जिसमें प्रेक्षण प्रभावित होता है। इसमें सत्यापनशीलता का अभाव भी कम होता है, प्रेक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता भी कम होती है। अनियंत्रित प्रेक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो सहभागी प्रेक्षण। यह अनियंत्रित प्रेक्षण का वह प्रकार है जिसमें प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षक समूह से आत्मीयता स्थापित करके व्यवहार या घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी खुफिया एजेंसियों को सूचना मिलती है कि जो फलाना कॉलेज है उसमें एक लड़का जो एडमिट हुआ है वो मूलतः टेररिस्ट है और वह विद्यार्थियों को भड़काने के लिए, टेरर को बढ़ाने के लिए आया है। तो वहाँ फिर क्या किया जाता है? जो रा का एक अधिकारी है वह क्या करता है, वह विद्यार्थियों को भड़काने के लिए जो गया है उसी को ऑब्जर्व करने के लिए किसी उसी तरह के एक्सपर्ट विद्यार्थी दिखने वाले अधिकारी को भेज देता है। तो ये क्या हो जाता है? पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन हो जाता है। चूँकि अनियंत्रित प्रेक्षण में व्यवहार या घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करके उनके मौलिक स्वरूप में ही किए जाने पर बल दिया जाता है, और सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी नियंत्रण के व्यवहार या घटना का अध्ययन करता है। अतः व्यवहार या घटना का वास्तविक और मौलिक और सूक्ष्म अध्ययन होता है, क्योंकि इसमें जो जाता है वह भी विद्यार्थी बन के, जैसे मैंने उदाहरण जो दिया है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए गया है अवलोकन करता, वह विद्यार्थी बन के ही गया है। तो विद्यार्थी बन के गया है, इसलिए जो उसके व्यवहार में जो उसका ऑब्जर्वेशन करना है व्यवहार का, वह मूल रूप से हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके गुण क्या है? इसका प्रत्यक्ष अध्ययन हो जाता है। दूसरी बात है कि इसका अति गहन और सूक्ष्म अध्ययन हो जाता है। तीसरा है कि ये वास्तविक है और मौलिक व्यवहार या घटनाओं का अध्ययन करता है। और चौथा है कि इसका सूचनाओं का परीक्षण इसके संभव है। पांचवा एक सरल अध्ययन है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पूर्ण सहभागिता की कमी होती है, क्योंकि रोल करना और वास्तव में होना एक अलग बात है। जैसे आप राम की भूमिका निभाते हैं, रावण की भूमिका निभाते हैं, तो भूमिका अलग है और राम और रावण अलग, बहुत अंतर है ना। तो वही बात होती है यहाँ सहभागिता में भी, कि जो अधिकारी आपके
कॉलेज में गया और आतंकवादी को पहचानने और उसकी क्रियाओं को देखने के लिए गया है, तो वहाँ दोनों तरफ हो बातें हैं कि वो भी उसी तरह से पूर्ण सहभागिता की कमी रहेगी, इधर भी सहभागिता के कारण समूह के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है कि कोई नया सदस्य आ गया। तो शुरुआत में आप देखिए, जब भी आपके घर में कोई नया मेहमान आ जाता है तब भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो जब 2-4 दिनों रहता है तो फिर आप धीरे धीरे कहते हैं कि अब तो रहना ही इसी के साथ, चलो अपने ओरिजिनल बिहेवियर को दिखाते हैं। तब आप गुस्साते हैं, झल्लाते हैं, प्रेम करते हैं, जो भी आपका मौलिकता है। तीसरा, ये खर्चीली है, समय, धन और समय परिश्रम की दृष्टि से इसमें ज़्यादा खर्च होता है। चौथा, इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। अब ऑब्जेक्टिविटी की जो कमी होती है भाई साहब, इसमें तो मानना पड़ेगा, इसलिए होती है कि ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है उसमें पार्टिसिपेटरी जो रोल है वो बड़ा कठिन काम होता है। चलिए अब बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की, असहभागी प्रेक्षण की। तो वह नियंत्रित प्रेक्षण जिसमें प्रेक्षणकर्ता व्यक्ति या समूह के साथ बिना आत्मीयता के तटस्थ रूप से व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करता है, असहभागी प्रेक्षण कहलाता है। अब इससे नाम से ही स्पष्ट है, उसमें भाग नहीं लेता है, उस घटना उस परिस्थिति में वो डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, वह बिना भाग लिए तटस्थ रूप से अध्ययन कर लेता है। जैसे मैंने कहा कि आपको सीसीटीवी के द्वारा आपके व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो क्या है, असहभागी है। इसमें वस्तुनिष्ठता यथार्थता की संभावना अधिक रहती है और विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति होती है। इसमें कम समय, धन और श्रम तीनों का खर्च कम ही होता है, क्योंकि आप जो है किसी साधन के माध्यम से ऐसा कर लेते हैं तो इसमें प्रेक्षणकर्ता जो होता है वह अच्छे ढंग से अध्ययन भी कर लेता है। तो मतलब कहने का कि जो अध्ययन है वह भी इसमें देखें आप तो दिखाई पड़ेगा आपको क्लियर। तो जो असहभागी प्रेक्षण है उसमें जो होता है कम समय और धन की आवश्यकता होती है, कम श्रम भी लगता है, परंतु कम ही कभी इसमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने बताया कि आप वीडियो लगा दिए, सीसीटीवी से वीडियो रिकॉर्ड कर लिए व्यवहार को, तो उसमें असहभागी हुआ और आराम से आपको व्यवहार मिल गया। इसमें कभी कभी जो प्रेक्षण करता है घटना के व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है और वह घटना या व्यवहार को जो समझना चाह रहा है उसको नहीं समझ पाता है और वह घटना या व्यवहार को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करता है, जिससे घटना का वास्तविक स्वरूप है वो छिप जाता है। पूर्णतः असहयोगी प्रेक्षण संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रेक्षणकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है और उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। इसका एक ही विकल्प है कि आप सीसीटीवी कैमरा से लगा दें और वो कैमरा मतलब सीसीटीवी क्या, आप सेक्रेट वीडियो रिकॉर्डर इस तरह से लगाएं कि वो दिखाई ना दे। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तभी उसकी जो है असहभागी प्रेक्षण जो है आपका वो काम आएगा। अब तीसरा देखें तो अर्ध सहभागी प्रेक्षण है। इसमें क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, सेमी पार्टिसिपेटरी यानी कुछ भाग लेता है जो उसका प्रेक्षण करता है। तो इसमें प्रेक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति या समुदाय के कुछ साधारण कार्यों में भाग भी लेता है। यद्यपि जो है अधिकांशतः वह तटस्थ भाव से बिना भाग लिए उनका व्यवहारों का घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें सहभागी या असहभागी की जो कमियों को दूर किया जाता है और यह अल्पव्ययी भी होता है। जो आपका अर्ध सहभागी है प्रेक्षण वह अल्पव्ययी भी होता है। यह अल्पव्ययी का मतलब, तो जो अर्ध सहभागी परीक्षण अवलोकन प्रेक्षण होता है इसमें जो वास्तविक अध्ययन का अभाव रहता है, इसमें केवल प्रत्यक्ष व प्रकट व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसे प्रेक्षणकर्ता व प्रेक्षण विशेषज्ञ होना आवश्यक है। निरीक्षण या प्रेक्षण की विश्वसनीयता के उपाय कुछ हैं जिनको आप जानेंगे तो ऑब्जर्वेशन यानी जो इंट्रोस्पेक्शन के नाम से भी जाना जाता है उसको ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, निरीक्षण या प्रेक्षण की योजना पहले बनानी चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे किया जाएगा। यानी जो अध्ययन किया जाना है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है समस्त का उत्तर पहले से ही खोज लेना चाहिए।
दूसरी बात है कि अनुसूची का प्रयोग करना चाहिए, एक इन्वेंटरी बनानी चाहिए कथनों की आप वेरिएबल से संबंधित और उसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा कि परिकल्पना का निर्माण अवश्य करना चाहिए, एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होना चाहिए। और चौथा है वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। और पाँचवां इसका जो है वह है समाजमितिक पैमानों का प्रयोग करना चाहिए। छठवां सामूहिक निरीक्षण करना चाहिए। इसके महत्व है कि यह सरल एवं प्राथमिक प्रविधि है। दूसरा यथार्थता और विश्वसनीयता इसमें होती है। तीसरा यह परिकल्पना निर्माण में सहायक है। और चौथा ये सामूहिक निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। सीमाएं की बात करें तो ये पूर्वाग्रह हो सकता है, इसमें व्यवहारों की कृत्रिमता की संभावना होती है और निरीक्षण के अवसर की कमी हो सकती है। किस तरह से हमने जो है आज ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में सीखा कि अवलोकन क्या है। अवलोकन के सभी संदर्भों को मैंने समझाने का प्रयास किया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आपको मैं निवेदन करता हूँ, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।